Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about aquatic ecosystem. In previous video I already explained about the ecosystem. So first I will discuss what is ecosystem. Ecosystem is defined as structural and functional unit of biosphere. Structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and the physical environment. So in this video I will explain about aquatic ecosystem. Basically ecosystem consists of water as a main habitat is known as aquatic ecosystem. Means जो भी ecosystem हमें वाटर बॉडीज में मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। और इनको किसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्ट कंटेंट। मीन्स जो भी उनमें सॉल्ट की क्वांटिटी के बेस पे उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर, सेकेंड वन इज़ मराइन इकोसिस्टम एंड थर्ड वन इज़ ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी कौन सा इनके लिए क्वांटिटी का कौन सा पैरामीटर लिया गया है। बेसिकली फ्रेश वाटर में जो सॉल्ट कंटेंट होता है 5 पार्ट पर 1000। तो ये सैलिनिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, पीपीटी मीन्स पार्ट पर 1000। सपोज करिए परसेंटेज, अगर 100 को क्या बोलते हैं, परसेंट। मीन्स कोई भी चीज़ 100 में से हम देखते हैं। और वहीं अगर सैलिनिटी को हम काउंट करते हैं वो 1000 में काउंट करते हैं, पार्ट पर 1000। तो अगर सपोज करिए फ्रेश वाटर की सैलिनिटी कितनी होगी, 1000 का 5th पार्ट मीन्स 1000 का 5वां भाग इकोसिस्टम में जितना अगर 1000 का 5वां भाग जितना सॉल्ट होगा प्रेजेंट वो जिस वाटर में, तो वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलेंगे उसको। इसके एग्जांपल देखें तो लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। अगर उसके बाद देखते हैं, अगर इसकी क्वांटिटी 35 पीपीटी और हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे मरीन इकोसिस्टम। बेसिकली मरीन और फ्रेश वाटर के बीच में कौन सा एग्जिस्ट करता है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। इसका कंटेंट कितना होता है सॉल्ट का, 5 to 35 पीपीटी। मीन्स अगर हम देखें, अगर किसी वाटर की सैलिनिटी 5 पीपीटी है तो वो फ्रेश वाटर, और 35 पीपीटी है उससे ऊपर है तो वो मरीन वाटर, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। मीन्स बिटवीन द 5 to 35, तो वो कैसा हो गया, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। अब इसके सबसे पहले एग्जांपल हमने देखे थे फ्रेश वाटर के, लेक, पॉन्ड, पूल, स्प्रिंग, स्ट्रीम्स, रिवर्स। मीन्स जितने भी फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो हमने देखे थे। मराइन के लिए जो सैलो सी हैं, ओपन सी हैं, वो हम मराइन इकोसिस्टम में काउंट करेंगे। इसके बाद देखते हैं ब्रैकिश वाटर। बेसिकली ये कौन से होते हैं, एस्चुरीज, साल्ट मार्शेज, मैंग्रोव्स, स्वैम्प फॉरेस्ट। मीन्स जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे वो ब्रैकिश वाटर में काउंट होते हैं। ब्रैकिश वाटर बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे रिवर सी में मिलती है, सपोज करिए ये सी है और ये रिवर इसमें आके मिक्स हो रही है, तो ये वाला जो इनका यहाँ फ्रेश वाटर भी होगा और सी का वाटर बैक चला जाता है, तो इसको बैक वाटर है, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम फ्रेश वाटर को फर्दर डिवाइड करें तो उसको टू टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मूविंग वाटर होगा तो उसको कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। अगर वो स्टैटिक और स्टिल वाटर है, मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं लेंटिक वाटर इकोसिस्टम। तो इसके लोटिक के अगर एग्जांपल देखें तो स्प्रिंग्स हो गया, माउंटेन स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स, ये रनिंग वाटर के हैं, सॉरी। अगर लोटिक वाटर के देखेंगे तो लाइक जैसे पॉन्ड का हो गया, लेक हो गए, पॉन्ड, लेक, स्वैम्प। तो इस तरह से हमने देखा ये किसके एग्जाम्पल हुए, लोटिक वाटर के। अगर बात करें लेंटिक के तो इसमें वही सारे आएंगे, लाइक माउंटेन जो रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं, ये किसमें आएंगे, लेंटिक वाटर में। मीन्स मूवेबल, जिस वाटर में मूवमेंट होता है, रनिंग वाटर भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वाटर को उसकी सैलिनिटी के बेस पे कितने टाइप के इकोसिस्टम में डिवाइड किया है, 3 में, फ्रेश वाटर, मराइन और ब्रैकिश। और साल्ट कंटेंट क्या रखा गया है, 5। अगर पीपीटी किसी की सैलिनिटी है तो वो फ्रेश वाटर में काउंट होगा, और 35 है या उससे ज़्यादा है तो मरीन में। इसके बाद ब्रैकिश वाटर में बिटवीन 5 to 35। तो इसके बाद देखेंगे कि इसमें एक्वेटिक सिस्टम में बेसिकली ऑर्गेनिज्म हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सो डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो जो भी वहाँ के ऑर्गेनिज्म है उनके किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ ऑकरेंस। मीन्स वो जहाँ मिलते हैं, जिस जोन में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। जैसे सपोज करिए ऑर्गेनिज्म में हम दोनों फ्लोरा फौना हम दोनों का स्टडी करेंगे, और ये कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या होती है इन ऑर्गेनिज्म की, कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स वो एक जगह आपको इवनली हमको एक समान तरीके से नहीं मिलेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। और ये कितने तरह के होते हैं, बेसिकली 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं, लाइक नेस्टॉन, पेरीफाइटॉन, प्लैंक्टन्स, एंड लास्ट वन इज बेंथोस। तो ये हम 5 ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले न्यूस्टॉन। बेसिकली ये कैसे होते हैं, अनअटैच ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये क्या हमको एयर वाटर सरफेस पे मिलेंगे, बेसिकली जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, बहुत सारे मॉस्किटोज या बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो वाटर की अपर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। तो सपोज करिए कोई वाटर बॉडी है, तो ये हमको यहाँ पे जहाँ पे वाटर और एयर जो सरफेस होगी, इंटरफेस होगा, जहाँ पे इनकी मिक्सिंग होगी, वहाँ हमको ये देखने को मिलेंगे। अगर इनकी बात करें, जैसे बहुत सारे वाटर स्ट्राइडर्स, अगर इनकी एग्जांपल्स को देखें, बिकॉज ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ एक्सपेंड करते हैं, जस्ट beneath द एयर वाटर इंटरफेस। मीन्स जैसे ये एयर वाटर इंटरफेस है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और फूड भी ये कहाँ पे लेते हैं, विद इन द वाटर।
तो इसके एग्जांपल देखेंगे लाइक बीटल्स हो गए, बैक स्विमर्स, और इनको थोड़े इसके विजुअल्स भी हम देखेंगे ताकि आप अच्छे से इसको याद कर पाओ। तो सबसे पहले वाटर स्ट्राइडर है फर्स्ट वीक में, सेकंड में बीटल्स है, ये बीटल की स्ट्रक्चर है, एंड लास्ट वन इज बैक स्विमर। अब बैक स्विमर इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज ये अपने बैक मीन्स पीठ के थ्रू स्विम करता है वाटर बॉडीज़ पे, आप इसको देख भी सकते हैं, इसके पैर ऊपर है और बैक नीचे है। देन इसके बाद इसका सेकंड ग्रुप हम डिस्कस करते हैं। सेकंड ग्रुप क्या होते हैं, पेरीफाइटन। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म अटैच्ड होते हैं किससे, स्टेम से, लीव से, जो प्लांट की जो रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, और इसमें क्या है कि ये बेसिकली बॉटम में मिलेंगे, लाइक सिसाइल एल्गा हो गया, जैसे सिसाइल मीन्स जो अनअटैच एक तरह से रहते हैं, ये अटैच नहीं होते, और उसी की तरह से जैसे कोई प्लांट है उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल अटैच रहेंगे, या कुछ प्लांट ऐसे रहेंगे जो मीन्स किसी भी वाटर के फ्लो के साथ मूव कर जाते हैं, मीन्स वो उनकी कोई बॉडी या एनिमल की भी बॉडी मस्कुलर नहीं होती, और प्लांट की भी बॉडी उतनी ज़्यादा डिफाइंड नहीं होती है कि वो कहीं पर एग्जिस्ट कर पाएँ, तो इसलिए जो वाटर के फ्लो के साथ ये मूव कर जाते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें लाइक एल्गी, सिसाइल एल्गी का ये फोटो दिया है, तो ये फिक्स नहीं होते, वाटर के साथ साथ ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। इसके बाद थर्ड वन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन पे फिशेज़ भी काफ़ी डिपेंड होती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इनको कंज्यूम करती हैं छोटी फिशेज़। तो अब देखते हैं ये बेसिकली प्लैंक्टन्स होते क्या हैं। तो बेसिकली दिस ग्रुप इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एल्गी एंड एनिमल लाइक क्रस्टेशियन, प्रोटोजोन्स। हमें इस तरह से क्या मिलेगा कि ये प्लैंक्टन्स एनिमल में भी हो सकते हैं। अगर ये एनिमल वाला प्लैंक्टन होएगा तो इसके आगे क्या लगा देंगे, जू प्लैंक्टन्स। और सपोज करिए ऐसे प्लैंक्टन जो प्लांट से रिलेटेड हैं तो उनको क्या कहेंगे, जो प्लांट से रिलेटेड है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे यहाँ पे लिखा है फाइटोप्लैंक्टन्स, एंड दिस वन इज जू प्लैंक्टन्स। और बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स में हमें कौन सा प्लांट का ग्रुप मिलेगा, एल्गी। वहीं बात करें जो एनिमल्स की, तो ये बेसिकली प्रोटोजोआ ग्रुप के क्रस्टेशियंस होते हैं बेसिकली इस जू प्लैंक्टन्स। और ये मीन्स आपको जितने भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे, बस कहाँ पे नहीं मिलेंगे, जहाँ पे मूविंग वाटर होते हैं, मीन्स जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है वाटर में, वहाँ आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। बिकॉज इसमें क्या होगा कि इनकी क्वालिटी होती है, इनकी जो पावर ऑफ जो इनकी लोकोमोटरी पावर है, मीन्स मूवमेंट की एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और बहुत ज़्यादा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल रहता है। और अगर ये किसी भी इकोसिस्टम में अगर इधर उधर इनका मूवमेंट होता है तो किसके थ्रू होता है, वाटर की करंट्स। मीन्स एक तरह से जो वाटर की आपने देखा होगा जो लहरें होती हैं उनके साथ ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा ग्रीन कलर का वाटर जो बहुत दिन से रुका हुआ पानी होता है, बेसिकली वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह से पूरी सरफेस ग्रीन हो जाती है। तो ये एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्रस्टेशियंस कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं जू प्लैंक्टन्स में। जू प्लैंक्टन लाइक ब्रेंकीपोडा, मैक्सिलोपोडा, ऑस्ट्रोकोडा, मेलकोस्ट्रो क्रस्टेशिया, कॉपीपोड, क्रेफिश, प्रॉन, श्रिम्प, ये बहुत सारे, ये दूसरा ब्रिंग श्रिम्प है, ये बैरिंकल्स हैं, ये ऑस्ट्राकोड, सैंड होपर, क्रैब, क्रिल। तो इस तरह से हमने देखा ये किसका, ये कौन सा ग्रुप बनाते हैं, ये जू प्लैंक्टन्स। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्लैंक्टन्स होते क्या हैं। अगर ये एनिमल से रिलेटेड हैं तो जू प्लैंक्टन्स, अगर प्लांट से रिलेटेड हैं तो फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके बाद देखते हैं नेक्टन्स। बेसिकली दिस ग्रुप कंटेन्स एनिमल विच आर स्विमर्स। मीन्स ये कैसे होते हैं, अभी तक हमने देखा कि स्विमर नहीं थे, यहाँ तक जो हमने देखे थे स्पीसीज कौन कौन से, न्यूस्टन, पेरीफाइटन एंड प्लैंक्टन्स। बट इसमें हम क्या डिफरेंट क्वालिटी देख रहे हैं, स्विमर होते हैं और ये रिलेटिवली लार्ज होते हैं और पावरफुल होते हैं, मीन्स ये ओवरकम कर जाते हैं करंट को। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे देखें फिशेज हो सकती हैं। अगर हम जू प्लैंक्टन्स में फिशेज भी हम देख सकते हैं लाइक जेलीफिश। तो जेलीफिश क्या होगी कि वो मूवमेंट के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जाती है, बट फिशेज अगर कंपेयर करें नेक्टोन और जू प्लैंक्टन में तो इसमें फिशेज होती हैं और ये बेसिकली इनकी मस्कुलर बॉडी होती है और पावरफुल होते हैं और ये ओवरकम कर सकते हैं वाटर के करंट को। तो इसमें बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं जो मिलीमीटर्स के लॉन्ग से लेकर और लार्जेस्ट ब्लू व्हेल तक हम इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं नेक्टन्स के। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने अभी तक 4 ग्रुप इनके स्टडी किए हैं बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम के। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है बेंथोस। बेसिकली बेंथोस का क्या है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज मीन्स जो लिविंग, ऐसे लिविंग जो कहाँ पे मिलेंगे, बॉटम ऑफ द वाटर मास। मीन्स कोई भी अगर वाटर मास है तो ये हमको बेस पे मिलेंगे इसके। और ये प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादातर इकोसिस्टम में मिलेंगे और इनके कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड। अगर हम विजुअल्स देखें तो ये अब इनका अपीयरेंस वाइज देखें बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसमें लाइक बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ होते हैं। मीन्स आपने कोरल्स हो गए, इसमें बहुत सारे कोरल्स के साथ किसकी सिम्बायोसिस मिलती है, एल्गी की। मीन्स प्लांट और एनिमल, ये इस फिगर में क्या दिया है, स्टारफिश भी दी हुई है। तो बहुत सारे एनिमल इसमें हमें देखने को मिलेंगे और ये ज़्यादातर इकोसिस्टम में हमको इसके बेस पे देखने को मिलते हैं। होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम में उसकी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं।
अगर बात करें मेजर लिमिटिंग फैक्टर तो वो कौन सा है, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ये के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, बट ये नहीं है कि सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी होता है, बट इनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे मॉइस्चर एंड टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रासलैंड की तो वहाँ पे मॉइस्चर मीन्स रेन लिमिटिंग फैक्टर होता है, और बात करें डेजर्ट की तो वहाँ पे कौन सा लिमिटिंग फैक्टर होता है, टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर और ये रेन दोनों वहाँ के लिए लिमिटिंग फैक्टर है। तो होप आपको ये पता चला होगा कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, कि जिसकी वजह से कहीं पे लिमिटेशन आ जाए, वो वहाँ की जो वेजिटेशन या एनिमल्स हैं तो उन पे इम्पैक्ट डलता हो किसी पर्टिकुलर जो बायोटिक फैक्टर है उसका। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन बेसिकली क्या क्या इम्पैक्ट है इनके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सनलाइट। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये वाटर कॉलम में पेनिट्रेट करती है सनलाइट, और इसकी डेप्थ के बेस पे ही वहाँ का प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन होता है। बिकॉज हम सबको पता है कि सनलाइट से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जिस लेयर तक इसकी लाइट पेनिट्रेट होगी उसी लेयर तक हमको वहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज अगर जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे। तो इस वजह से एक सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करती है। तो इसके बेस पे हम देखते हैं, तो इसमें अगर पूरे किसी भी वाटर बॉडी को 40 के रेंज में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए देखते हैं फोटो से आपको क्लियर होगा। तो अगर सपोज करिए अगर सनलाइट यहाँ पे अगर आती है तो ये जहाँ तक इसका पेनिट्रेशन होगा तो उस लेयर को बोलेंगे फोटिक, और इन दोनों की बाउंड्री वाली लेयर को बोलेंगे डाइसफोटिक जोन। मीन्स जहाँ पे फोटिक और फोटिक जोन दोनों मर्ज होते हैं उसको डाइसफोटिक जोन बोलते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमको देखने को मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जहाँ फोटिक जोन का बेसिकली मीन क्या होता है, जहाँ पे भी लाइट का लेवल 1% भी लाइट पहुँच रही होगी ना जिस सरफेस तक, उसको हम फोटिक जोन बोलेंगे। और ये किस पे एक अगर मेजर लिमिटिंग फैक्टर देखें तो सनलाइट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ट्रांसपेरेंसी भी इसका एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है, एंड टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा कि सनलाइट का पेनिट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांसपेरेंसी पे। जितना वाटर बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी उतना पेनिट्रेशन ज़्यादा डीप होगा। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट के पेनिट्रेशन के बेस पे और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लाइट का पेनिट्रेशन और प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कितने जोन में क्लासीफाई किया है, दो। फर्स्ट वन इज फोटिक, सेकेंड वन इज एफोटिक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोटिक जोन। बेसिकली कौन सी लेयर होती है, अपर लेयर होती है, अभी डिस्कस किया था, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करती है और जहाँ तक हमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। मीन्स फोटिक जोन किसको कंफर्म करती है, फोटोसिंथेसिस को। अब इसकी डेप्थ को देखें तो ये इसकी किस पे डिपेंड करती है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। मीन्स अभी डिस्कस किया था कि जितना वाटर ज़्यादा क्लीन होगा या ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा सनलाइट का। और इस लेयर में कौन कौन सी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मीन्स फोटोसिंथेसिस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है सन की, और सन की लाइट के बाद वो फोटोसिंथेसिस होगी, फूड बनाएंगे प्लांट। तो उसके बाद जो वहाँ पे एनिमल भी हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा। इसके बाद सेकंड जोन एफोटिक जोन डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि जो फोटिक जोन के कहाँ तक एक्सटेंड होती है, जहाँ पे लाइट का लेवल 1% भी होगा। तो सेकंड वन इज एफोटिक जोन। ये कौन सी लेयर होती है, बेसिकली इकोसिस्टम की लोअर लेयर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, वेयर प्लांट लाइट पेनिट्रेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म द एफोटिक जोन। मीन्स जहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन और प्लांट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगी वो जोन क्या बोलेंगे, उसको एफोटिक जोन। और यहाँ पे सिर्फ कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी हमको देखने के लिए, ओनली रेस्पिरेशन। बिकॉज प्लांट्स तो यहाँ होंगे नहीं, बस बेस में क्या हमको देखने को मिलेंगे, ओनली ऑर्गेनिज्म। अभी देखे थे, अभी हमने बेंथोस जो थे उसमें क्या था, क्रैब वगैरह हो गए, ये स्टारफिश हो गए, इस तरह के हमको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या ये बॉटम पे मिलेंगे लेक्स के, जहाँ पे लाइट का लेवल पेनिट्रेशन या तो बहुत लो होगा या बहुत ही मीन्स नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा, और इतना कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ना हो सके, इतना लो होगा वहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन। और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन, क्योंकि वाटर की सभी डेप्थ पे हमें देखने को मिलेगा। मीन्स ऐसे नहीं है कि रेस्पिरेशन सिर्फ फोटोसिंथेटिक जोन फोटिक जोन में मिलेगा। और एफोटिक जोन को बेसिकली क्या कहते हैं, रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्रोफंडल जोन। अगर एग्जाम में कहीं आए कि व्हाट इज प्रोफंडल जोन, तो बेसिकली रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। और ये कहाँ पे मिलता है, अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि ये कौन सी लेयर में मिलता है, फोटिक में या एफोटिक में, तो ये एफोटिक में हमको मिलेगा। बेसिकली बॉटम में जितने भी एक्वेटिक सिस्टम है उनके बॉटम वाली सरफेस में हमको ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। अगर इसके विजुअल्स देखें कि ये बेसिकली जो ओशियन की लेयर्स को देखें तो इस फोटो के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि ओशियन की डेप्थ में हम जो ओशियनिक इकोसिस्टम है, मीन्स एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो उसमें किस तरह का अरेंजमेंट होता है लेयर्स का। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ओशियन की डेप्थ ये मीटर्स में दी हुई है, इधर 2000, तो ये हमको याद रखनी है बिकॉज बहुत काफ़ी सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट लेंथ हमसे जो डेप्थ है वो पूछी जाती है। सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन देखेंगे, इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं, देन स्लोप होता है, देन राइज होता है। सबसे पहले बेसिन होगा, बेसिन के बाद जब ये एकदम फ्लैट है वहाँ से राइज हो रहा है कॉन्टिनेंट की तरफ, तो ये राइज हो गया, ओशियन से हम किसकी तरफ चल रहे हैं, कॉन्टिनेंट की तरफ। देन स्लोप, उसके बाद सेल्फ। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें जोन देखें बेसिकली, तो सबसे पहले जो अपर लेयर कौन सी जोन होती है, एपीप्लाजिक। प्लाजिक का मीन्स बेसिकली क्या होता है,
एपिप्लाजिक मीन्स लेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे लेयर्स ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एपिप्लाजिक, मीजोप्लाजिक, बैथीप्लाजिक, एबाइसलोप्लाजिक एंड लास्ट वन इज हेडल जोन। और ये ट्रेंचेस होते हैं, मीन्स लेयर सिर्फ यहाँ तक होती है, उसके बाद हमको कहाँ क्या देखने को मिलेगा, ट्रेंच। और ट्रेंच कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे सबडक्शन जोन होती है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिनेंट और ओशियन प्लेट का सबडक्शन जोन। मीन्स ये हम आगे किसी क्लास में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस जोन्स का जो कॉन्टिनेंट ओशियन सेल्फ है उनका सबडक्शन क्या होता है। मीन्स ओशियन और जो कॉन्टिनेंट है उसकी लेयर्स यहाँ पे सबमर्ज होती हैं। वो पे आपको समझ आया होगा। तो अगर देखें कि एपिप्लाजिक जोन को क्या कहते हैं, सनलाइट जोन। मीजोप्लाजिक ट्विलाइट जोन, मीन्स ट्विलाइट जोन से क्या है कि जैसे उतनी लाइट, जैसे अगर सन राइज होता है और सन जब सेट होता है, मीन्स जब सूर्य उगता है उससे पहले जो इन्वायरमेंट में जितनी लाइट रहती है और जब सन सेट हो जाता है उसके बाद तो एक ट्विलाइट जोन होती है, मीन्स इतना क्लियर लाइट नहीं होती यहाँ पे। उसके बाद मिडनाइट जोन, मीन्स यहाँ से अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और एबाइसोप्लाजिक जोन क्या होता है, एकदम यहाँ पे डार्कनेस होती है। तो एपिप्लाजिक जोन में यहाँ पे हमको फोटोसिंथेसिस काफ़ी अमाउंट में मिलेगी। तो ये कितना होता है, 200 मीटर्स तक। मीजोप्लाजिक 1000 मीटर, देन बैथोप्लाजिक 2000, मीन्स अराउंड ये 4000 तक होगा। देन लास्ट वन इज एबाइसोप्लाजिक जोन, ये 6000 तक होता है और ये ओशन बेसिन को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है जोन। इसके बाद ट्रेंचेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेडल जोन। तो आपको ये मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि मिडनाइट जोन किसको कहते हैं, बैथियोप्लाजिक। इसको थोड़ा इजी याद रखने के लिए इस तरह से कोड बना सकते हैं, EMBA, EMBA। लास्ट वन इज H, हाइडल जोन। तो होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका लिमिटिंग फैक्टर। सो दिस वन इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है उसकी जो कंसंट्रेशन वेरी करती है। मींस ये किस पे डिपेंड करती है, जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनपुट आउटपुट के, ऑक्सीजन जो होती है वाटर में। मींस इनका जो कितनी ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेगी ये किस पे डिपेंड करता है, इनपुट और आउटपुट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो अगर नॉर्मल वे में देखें कि बेसिकली डिजॉल्व ऑक्सीजन होती कितनी है, तो अराउंड कितनी होती है, 10 पार्ट पर मिलियन। मीन्स 10 ppm हमको ये कितनी होती है वाटर में, 10 ppm। देन इसके बाद इसका अगर ये इसका वेट होता है, देन ये कितनी ज़्यादा हाई लोअर होती है नॉर्मल। जो अगर एयर में ऑक्सीजन देखें तो वो कितनी होती है, 150 टाइम ज़्यादा होती है। मीन्स वाटर में कितना गुना कम होती है, 150, 150 टाइम ये लोअर होती है वाटर में। कितना, 150 टाइम लोअर। तो अगर बात करें कि वाटर में कितनी हमको डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलती है, 10 ppm, एंड एयर में इससे कितना टाइम ज़्यादा मिलेगी, 150 टाइम मोर देन वाटर। होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि जो वाटर में ऑक्सीजन आती है और जाती कैसे है। तो इसके लिए आपको लास्ट स्लाइड याद आई होगी, 40 जोन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली आने जाने का क्या है, कि आएगी कैसे और जाएगी कैसे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है कि इंटरफेस, जो वाटर एयर इंटरफेस है इसके थ्रू आएगी जाएगी। और जो सेकेंड फैक्टर है आने का वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स हमने देखा था 40 जोन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। एंड अगर इसके एस्केप होने का रीज़न देखें तो वो क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बहुत सारे हमने देखे थे, क्रस्टेशियंस, प्रोटोजोन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, और बहुत सारे डिकम्पोजर्स वगैरह, वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे एफोटिक जोन में। तो क्या उसके बाद वो सब उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो यूज़ करेंगे, देन वो बाहर चली जाएगी उसके बाद एयर के थ्रू। तो ये होप आपको ये समझ आया होगा। डिस्कस करते हैं, वाटर ऑक्सीजन एंटर द एक्वेटिक सिस्टम थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस। मीन्स एयर वाटर इंटरफेस एंटर का भी रीज़न है और एस्केप करने का। मीन्स इनपुट और आउटपुट का जो मेजर रीजन, एक पहला फैक्टर क्या है, एयर वाटर इंटरफेस, और आने का जो सेकेंड रीज़न क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एंड द ये इसकी डिपेंड करेगा, जो क्वांटिटी ऑक्सीजन की किस पे डिपेंड करेगी, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो किस लेवल पर हो रही है। अगर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन का उस सिस्टम से, एक्वेटिक सिस्टम से, वाटर बॉडी से किसके थ्रू जाएगी, एयर के थ्रू जाएगी। मीन्स जो एयर वाटर इंटरफेस है उसके थ्रू जाएगी, ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक फिश हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, जूप्लैंक्टन्स हो गए। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई एग्जाम में या कोई आपसे पूछे कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा रिटेन होती है, मीन्स इसको वाटर का वाल्सो इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। मीन्स इससे जो टेम्परेचर किसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन पे। तो सबसे पहले देखें कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी या वार्म वाटर में, तो जनरली सबको लगेगा वार्म वाटर में, बट ऐसा है नहीं। कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मीन्स एयर देखने को मिलेगी। अभी हम प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे होती है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन इज लेस इन वार्म वाटर एंड वार्म वाटर ऑल्सो एनहेंस डिकम्पोजर एक्टिविटीज़। तो जब डिकम्पोजर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन का भी कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का जब कंजप्शन ज़्यादा होगा, वार्म वाटर में ऑक्सीजन की कमी होगी इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर। देन अब क्या होगा, देयरफॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी इंक्रीज द रेट ऑफ
रेट एट विच ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम वाटर। मीन्स अगर वाटर, जैसे सपोज करिए कि कोई वाटर है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो कोल्ड वाटर है तो उसके मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, तो उसके पास पास मॉलिक्यूल रहेंगे तो एयर बीच में क्या रहेगी, वो बाहर नहीं जाने देंगे। मीन्स पास पास अरेंज करेंगे तो उसमें ज़्यादा एयर रिटेन हो पाएगी। अगर सपोज करिए इसी वाटर को हम अगर गर्म कर दें तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो एयर फ्री हो जाएगी। तो ये इसका लॉजिक है। अगर बात करें हम कोल्ड ड्रिंक की, तो उसको जब तक कोल्ड देखा होगा, उसमें क्या होता है, CO2 गैस होती है, कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, मीन्स कार्बोनिक एसिड। अगर उसको हम गर्म कर देंगे तो उसमें उतनी गैसेज नहीं रहेंगी, अगर उसको किसी कंटेनर में डाल के हम गर्म करते हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि वार्म वाटर के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो रिटेन नहीं कर पाते। तो ये लॉजिक है इसका। अगर बात करें कि अगर डिसॉल्व लेवल ऑक्सीजन का लेवल बिलो द 3 to 5 ppm हो जाए तो एक्वेटिक एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स हमने देखा था कि 10 मिनिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, अगर वो कम होकर कितनी रह जाए, 3 से 5 के मिडिल में आ जाए वो, तो काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है वहाँ के ऑर्गेनिज्म के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांसपेरेंसी। जो मेजर थे लिमिटिंग फैक्टर वो क्या देखे, सनलाइट एंड ऑक्सीजन। इसके बाद टेम्परेचर एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन शो करते हैं, देखते हैं कैसे। तो हमने देखा था कि ट्रांसपेरेंसी किसके इफेक्ट डालती है, एक्सटेंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन। मीन्स जो भी वाटर बॉडी होगी उसमें जो पेनिट्रेशन सनलाइट का, वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट। देन उसमें बहुत सारे जैसे अगर सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स होते हैं, क्ले हो गया, सिल्ट हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ये वाटर को क्या कर देते हैं, टर्बिड, और ये इसकी जो लिमिट कर देते हैं किसकी एक्सटेंट पे, लाइट पेनिट्रेशन पे और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन जो वाटर बॉडी। वो पे आपको समझ आया होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट लिमिटिंग फैक्टर। इसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। बेसिकली मैं अगर वाटर की एक स्पेशल क्वालिटी देखें तो वाटर जो चेंजेस में, वाटर के जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं वो लेस रेपिडली होते हैं। मीन्स अगर बहुत धीरे स्लो चेंजेस होते हैं, अगर उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर जल्दी चेंज हो सकता है, बट वाटर का जो टेम्परेचर है जल्दी से चेंज नहीं होता है। मीन्स वो बहुत अपने आप को स्टेबल रखता है वाटर, वो इजीली उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, बिकॉज उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैसी होती है, हायर होती है। अब आपने ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा होगा, तो बेसिकली व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का अगर मीन्स देखें, अगर किसी भी सब्सटेंस कोई भी मटेरियल है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। सपोज करिए 1 लीटर हम अगर पानी गर्म करें, या कोई 1 किलो का कोई सॉलिड मीन्स आयरन लोहा लेके वो गर्म करें, तो इसमें टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, वाटर में गर्म होने में, इन कंपेरिजन टू आयरन। तो इस वजह से क्या होगा कि वाटर को गर्म करने के लिए, मीन्स उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए। देन उसके बाद भी कैसे चेंज होंगे, लोअर, मीन्स उसका जो वाटर का टेम्परेचर बहुत रेज होगा, बहुत धीरे धीरे। मीन्स इतनी, अब कहने का मतलब ये है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा अमाउंट की जब हीट देते हैं तो तब चेंज होता है। अब इसका इम्पैक्ट अब उस पर, वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स पे क्या पड़ रहा है कि उनकी जो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट है वो कैसी है, नैरो। बिकॉज वाटर की क्या अभी क्वालिटी देखी थी कि अपना इजीली टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। अगर टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, उसको ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर थोड़ा भी, अब हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इसका जो थ्रेट क्या होगा कि किस पड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट कैसी है, बहुत ज़्यादा नैरो है। तो ये इनकी, और इससे अगर कंपैरिजन करें टेम्परेचर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जो लैंड पे रह रहे हैं, सपोज करिए राजस्थान का एग्जाम्पल है डेजर्ट का, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है उनकी टॉलरेंस लिमिट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा भी इंक्रीज होगा तो बहुत बड़ा थ्रेट होगा आने वाले टाइम में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। अब इसका एग्जांपल हम कोरल रीफ्स पे देख सकते हैं, जितने ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारी जो वर्ल्ड के जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे ज़्यादा हार्म हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी का टेम्परेचर मीन्स रेज हो रहा है। तो उस वजह से उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, वाटर में जो वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती जा रही है, बिकॉज उनका टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट कैसा है, नैरो। अगर इसके बेस पे हम, अगर ये क्लासिफिकेशन हमने देखा है, ये अभी जो हमने सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे और उनके पहले देखे थे कि इकोसिस्टम क्या क्या सॉल्ट के बेस पे किस में डिवाइड करा था, और लिमिटिंग फैक्टर मीन्स उनके ऑर्गेनिज्म और लिमिटिंग फैक्टर जितने हमने अभी पढ़े थे वो सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम पे जनरली अप्लाई होते हैं, लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, एशरीज, ओशन, सी। तो इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली 2 शब्द डिस्कस करते हैं, यूरी एंड स्टेनो। अगर यूरी का मीन्स देखें तो कैसे होते हैं, हाई टॉलरेंट। मीन्स यूरी का मीन्स क्या होगा, हाई टॉलरेंस, एंड स्टेनो का मीन्स क्या है, लो टॉलरेंस। अब ये लो टॉलरेंस किसी के लिए भी हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर के लिए भी हो सकते हैं, सैलिनिटी के लिए भी हो सकते हैं। टेम्परेचर को क्या लिखते हैं हम, थर्मल, एंड सैलिनिटी को हैलाइन। तो अगर बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज जो टेम्परेचर के लिए ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, मीन्स जो ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, यूरी
थर्मल। एंड जो सैलिनिटी के लिए ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं उसको कहते हैं यूरी हेलाइन। उसी तरह अगर देखें स्टीनो जो ज़्यादा कम टॉलरेंट है टेम्परेचर के लिए उसको स्टीनो थर्मल। एंड जो सैलिनिटी के लिए कम टॉलरेंस है उनको बोलेंगे स्टेनो हेलाइन। तो ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज़ हमको ये ज़्यादा पावरफुल मिलेंगे बिकॉज इनमें टॉलरेंस पावर ज़्यादा और इनमें लेस है। अगर इंडिया में एग्जांपल देखें सपोज करिए जैसे इरावदी डॉल्फिन को देखते हैं, डॉल्फिन वो हमको कहाँ मिलती है, चिल्का। और ये फ्रेश वाटर में भी दिखती है चिल्का, बहुत मीन्स ये इसकी टॉलरेंस पावर ज़्यादा है। अगर वहीं देखें फ्रेश वाटर में जैसे गेंजेटिक डॉल्फिन को देखें वो सिर्फ कहाँ पे मिलेगी, ओनली फ्रेश वाटर में। तो होप ये आपको समझ आया होगा और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कॉन्सेप्ट जितने भी हमने डिस्कस किए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।